वंदे मातरम साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं फसल उत्पादन का चैप्टर नंबर 3 यानी कि खाद के बारे में। ठीक है, इसके पहले हमने पढ़ा था पोषक तत्वों के बारे में। ये खाद और जो पोषक तत्व वाला जो चैप्टर मिलाकर जो है हमारा आ रहा है कितने नंबर का, 6 नंबर का आ रहा है। मैंने कल भी आपको बताया था 6 नंबर के इस चैप्टर में दोनों को मिलाकर यानी कि 3 नंबर का ये और 3 नंबर का अपना पोषक तत्व वाला चैप्टर आ रहा है। ठीक है, इससे तीन दोनों से मिलाकर 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव बनने वाला है और 3 नंबर का एक हमारा क्वेश्चन बनने वाला है। तो यानी कि मैंने ये बताया था कि पिछले जो हमारा एग्जाम हुआ था 2025 वाला, ठीक है, तो 2025 वाला एग्जाम हुआ था। उस 2025 वाले एग्जाम में खाद से, मेन्योर से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और कुछ ऑब्जेक्ट, दो एक ऑब्जेक्टिव हमारे पोषक तत्व से पूछे गए। तो इस चैप्टर से कुछ एक दो ऑब्जेक्टिव बनने की इस बार संभावना ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको अच्छा या एक आध क्वेश्चन भी इससे बनने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, जिसको लेकर हमने कई जो है 4-5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट निकाल कर लेकर आए हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, खाद क्या है, इसका महत्व लिखिए। ठीक है, अब पहले ये समझ लीजिएगा कि भैया जो पोषक तत्व थे, अब वो पोषक तत्व पौधों को उपलब्ध करवाने के लिए हमें कहीं ना कहीं खेतों में क्या देना पड़ती है, खाद देना पड़ती है। ठीक है, और खाद के साथ में हम बात करते हैं एक और उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर की बात करते हैं। ठीक है, तो खाद और फर्टिलाइजर के माध्यम से पौधों को हम क्या उपलब्ध करवाते हैं, पोषक तत्व उपलब्ध करवाते हैं, जो हम कल चैप्टरों में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इन खाद के अंदर क्या उपलब्ध होते हैं, पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं जो कि पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, किन किन को याद रहा कि पौधों को कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताना आप सब लोग। ठीक है, तो पहला खाद क्या है, तो जल के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त, जल के अतिरिक्त वे समस्त पदार्थ जो भूमि में मिलाए जाने पर उसकी उर्वरा शक्ति में वृद्धि करते हो। क्योंकि हम जब भूमि के अंदर जब मिलाएंगे तभी तो उर्वरा शक्ति क्या होगी, बढ़ेगी, में वृद्धि करते हैं, खाद कहलाते हैं। क्योंकि हम खाद में जब हम खेतों में यानी कि क्या होता है, मिट्टी के साथ क्या मिलाते हैं, उर्वरक या जो है हमारे मेन्योर, तो हम बात कर रहे हैं अभी मेन्योर की। तो जो भी खाद मिलाई जाती है, जैसे गोबर की खाद, केचुए की खाद, हरी खाद, मिल की खाद, मछली का चूरा, ये सभी चीजें हम क्या करते हैं, जब खेतों में मिलाते हैं तो उसके अंदर न्यूट्रिशन की क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। और न्यूट्रिशन की वृद्धि होती है तो हम उसे बोलेंगे उर्वरा शक्ति। क्या बोलेंगे, उर्वरा शक्ति। फिर क्या होगा, पौधा बहुत अच्छा फलेगा, फूलेगा और क्या होगा, फल फूल देगा। ठीक है, तो जल के अतिरिक्त वे समस्त पदार्थ जो भूमि में मिलाए जाने पर भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करते हैं, खाद कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं खाद का महत्व। भाई खाद का क्या महत्व है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो भूमि की भौतिक दशा में क्या होता है, सुधार होता है ना, जो फिजिकल कंडीशन होती है उसको बढ़ाता है। दूसरा, खादे भूमि की जल धारण क्षमता में वृद्धि करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है, ये भूमि के अंदर रंध्र अवकाश की मात्रा को बढ़ाता है, तो इसलिए जल धारण क्षमता भी क्या होगी, बढ़ेगी। पौधों की अधिक से अधिक मात्रा में सभी आवश्यक तत्व उपलब्ध होते हैं। हमने सुना है कि भाई जो फर्टिलाइजर हम उपयोग करते हैं उनसे 1, 2 या 3 तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं, पर जब भी खेतों में खाद दी जाती है, गोबर की खाद दी जाती है, केचुए की खाद दी जाती है, तो लगभग सभी प्रकार के पोषक तत्व भूमि में उपलब्ध होते हैं। खादों के प्रयोग से भूक्षरण में कमी आती है, बराबर है ना। जब खादों का हम उपयोग करेंगे तो जो सॉरी सॉइल इरोजन होता है ना, भूक्षरण में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो आपसे महत्व पूछे जाएंगे, है ना, खाद के महत्व लिखिए। तो कभी कभी क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट के महत्व पूछ लिया जाता है, गोबर की खाद के महत्व पूछ लिया जाता है, तो आपको यही लिख कर आना है। ठीक है ना, तो गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या कार्बनिक खाद, जैविक खाद या खाद के महत्व लिखिए, तो आपको यही लिखकर आना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, खाद तथा उर्वरक में अंतर समझाइए, डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं मैन्योर की। ठीक है, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर की। ठीक है, तो पहला आता है खाद कार्बनिक पदार्थ होता, अभी हमने पढ़ा ऑर्गेनिक सब्सटेंट है, क्योंकि इसको पेड़ पौधों की पत्तियां, पशुओं के मल मूत्र से तैयार किया जाता है। और उर्वरक में हम बात करें तो यूरिया को छोड़कर, किसको छोड़कर, यूरिया को छोड़कर सभी उर्वरक अकार्बनिक प्रकृति के होते हैं। अकार्बनिक यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, क्योंकि सभी फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। दूसरा, खाद सामान्यतः खेतों में ही तैयार की जाती है, यानी कि हम इसे फार्मों पर ही क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन जो उर्वरक होते हैं वो कहां बनाए जाते हैं, कारखानों में। कहां बनाए जाते हैं, कारखानों में कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं। ठीक है, कृत्रिम रूप से। और जो खाद में गोबर, तो गोबर क्या है भैया, नेचुरल प्रोसेस है ना, इसे फैक्ट्री में नहीं बना सकते हैं। अगला है, इसमें
इनमें पौधों के लिए आवश्यक लगभग सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। अभी हम पढ़कर आए थे कि खाद के अंदर सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं और उर्वरक के अंदर 2 या 3, तो उर्वरक के लिए केवल 1, 2 या 3 ही तत्व उपलब्ध होते हैं। जैसे आप यूरिया का उपयोग करोगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन मिलेगी। डीएपी का उपयोग करोगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन फास्फोरस मिलेगी, है ना। एनपीके का उपयोग करोगे तो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम मिलेगा। ठीक है, तो सिर्फ 2 या 3 तत्वों की उपलब्ध करवा सकते हैं। इनमें पोषक तत्व की प्रतिशत मात्रा बहुत कम होती है। क्या होती है, पोषक तत्व की मात्रा। जैसे गोबर की खाद को आप जब खेत में उड़ाने जाओगे तो वहां पूरी ट्राली भरकर उड़ाना पड़ती है, बराबर। पूरी ट्राली भरकर उड़ाएंगे तब जाकर उसके अंदर खाद की पूर्ति होगी। और जब आप किसी फर्टिलाइजर को लेकर जाएंगे तो एक बोरी डीएपी की पूरे खेत में उड़ाकर आ जाओगे, बराबर। तो यानी कि इसमें पोषक तत्व की प्रतिशत मात्रा खादों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ 50 किलो में सारा सब्सटेंट पाया जाता है और यहाँ एक ट्राली में सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस बिटवीन खाद और उर्वरक में याद रखना है, बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो ये जो खाद और उर्वरक में यानी कि आपसे क्वेश्चन बनने वाले हैं और बहुत अच्छी तरीके से आने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, केचुआ खाद क्या है, इसका महत्व लिखिए। केचुआ खाद के बारे में लगभग सभी लोग जानते होंगे, केचुआ खाद किसे कहते हैं भाई, है ना। केचुआ खाद यानी कि जब हम गोबर को, केचुए गोबर को डायरेक्टली ना सड़ाते हुए हम केचुए के माध्यम से उसे तैयार करते हैं, केचुआ वर्मी कंपोस्ट, वर्मी के माध्यम से, तो हम उसे बोलते हैं केचुआ खाद। अब क्या करता है केचुआ, आइए तो हम समझते हैं कि केचुआ खाद किसे कहते हैं। तो केचुए खाद क्या है, इसका महत्व लिखिए। केचुआ खाद, केचुआ कार्बनिक पदार्थ हो, जैसे घरेलू कचरे को भी खाएगा, शहरी कचरा भी खाएगा, कृषि के अवशेष बचे उन्हें भी खाएगा, प्रौद्योगिक अवशेष है उन्हें भी खाता है, एवं मृदा को भी खाता है। तो इन सबको खाने के बाद कार्बनिक पदार्थ आहार नाल में पहुंचाता है। तो केचुआ खाने के बाद क्या होगा भाई, अपने आहार नाल में ले जाता है। ले जाने के बाद शेष पदार्थ को मल के रूप में बाहर निकालता है। किसके रूप में, मल के रूप में बाहर निकाल देता है। तो केचुए उत्सर्जित इन पदार्थों को ही वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो केचुए के द्वारा खाया हुआ पदार्थ पचाने के बाद मल के रूप में जो बाहर निकाल दिया जाता है, तो जो बाहर निकला हुआ पदार्थ होता है वही वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। क्या होता है, जब भी गाय भैंस सॉरी, जब गाय भैंस क्या होता है कि गोबर प्राप्त होता है, तो गोबर क्या होता है, ताजा होता है, बिल्कुल सड़ा हुआ नहीं होता, उसके अंदर न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत कम होती है। तो हम उसे क्या करते हैं भाई, कंपोस्ट करते हैं, है ना। किसी भी 1-2 जगह ढेर लगा के उसे सड़ाया जाता है, 6 महीने 8 महीने में वो तैयार होता है। पर वही चीज हम अब डायरेक्ट उसको नहीं सड़ाते हुए हम केचुए के द्वारा, तो यानी कि उसमें क्या कर दिया जाता है, केचुए छोड़ दिए जाते हैं। तो सारे उस गोबर को, उसके अंदर जितने भी कचरा वगैरह था, उस सबको कौन खाएगा, केचुआ खाएगा और फिर उसको मल के रूप में बाहर निकालेगा। तो वो बहुत अच्छी खाद तैयार होती है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं केचुए खाद। यहाँ केचुए की यानी कि सिर्फ उस गोबर की खाद में, कचरे में सारे बीच में कौन प्रोसेस कर रहा है, केचुआ, ये याद रखना बस। ठीक है, कई बार बच्चे भाई वर्मी कंपोस्ट को गलत सलत लिख कर आते हैं दोस्त, है ना। केचुए खाद का उपयोग लिखिए तो वो समझ ही नहीं पाता भाई केचुआ क्या भाई। वर्मी कंपोस्ट यहाँ पर आपको ये नहीं लिखेगा, वो डायरेक्टली लिख देगा। क्या लिखेगा भैया, क्वेश्चन में भी लिखेगा वो वर्मी, क्या लिखेगा, वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट क्या है। अब यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो रहा है भाई वर्मी कंपोस्ट, भाई वर्मी का मतलब ही वही केचुआ हुआ। ठीक है ना, केचुए के द्वारा तैयार खाद को ही हम वर्मी कहते हैं, क्योंकि ये केचुआ एक प्रकार का क्या है, वर्म है। तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। तो केचुए के द्वारा तैयार खाद को हम क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। इसका महत्व क्या है भैया, तो गोबर की खाद के मुकाबले इसमें की गुणवत्ता 8 से 10% 10 गुना ज्यादा होती है ना। जो वर्मी कंपोस्ट होता है गोबर की खाद में, वर्मी कंपोस्ट 8 से 10 गुना ज्यादा काम करता है खेतों के अंदर। यह खाद टिकाऊ खेती के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। टिकाऊ खेती मतलब जैविक खेती जो व्यक्ति करते हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक ये सिद्ध हुई है। इसका उपयोग कृषि रसायनों द्वारा उत्पन्न समस्याओं के निराकरण हेतु किया जा सकता है, बराबर। जो कृषि रसायन हम लगातार उपयोग कर रहे थे, है ना, तो उससे क्या हुआ, बहुत सारे विकार उत्पन्न हुए, तो उसका निराकरण करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। भूमि में जीवांश वृद्धि की फलस्वरूप वायु संचार में सुधार होता है भाई। जब किसी भी प्रकार की कार्बनिक खाद, जैविक खाद या खाद का उपयोग खेतों में किया जाता है तो वायु संचार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो मैंने बताया वर्मी कंपोस्ट के महत्व। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, हरी खाद क्या है, इसके लाभ लिखिए। गोबर की खाद भाई गोबर से तैयार की जाती है, पशुओं के मल मूत्र, गोबर और बिछाली का उपयोग करके हम क्या करते हैं, उसे तैयार करते हैं।
केचुए की खाद वर्मी कंपोस्ट को, यानी कि उसी गोबर में, उसी कचरे में केचुए छोड़ दिए जाते हैं, उससे तैयार खाद को हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। अब आती है क्या, हरी खाद के बारे में। ठीक है, अब हरी खाद क्या है इसके बारे में हम समझते हैं, जिसे ग्रीन मैन्योर हम कहते हैं। तो हरी खाद में यानी कि क्या करना है भैया, चलो पहले डेफिनेशन समझ लो। तो हरी खाद से तात्पर्य उन फसलों को जोतकर भूमि में दबाकर सड़ाने से है जो भूमि के लिए आवश्यक उर्वरक तत्व प्रदान कर सके तथा भूमि की दशा सुधार सके। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हरी खाद कहते हैं। तो सुधार सके हरी खाद कहलाती है, लिख सकते हैं यहाँ हरी खाद कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में याद रखना, हरी खाद के एग्जाम्पल में आपको याद रखना है सनई, सनहेम कहते हैं सनई, डेचा। ठीक है, ये दो ज्यादातर चलती है, सनई डेचा। बरसीम भी यहां लिख सकते हैं। ठीक है, लोबिया, ये खाद है ना, उदाहरण के लिए ये खादों का हम उपयोग करते हैं हरी खाद के रूप में। अब हरी खाद के रूप में सर करना क्या, हरी खाद क्या कहलाती है। क्या होता है, कई बार हमारे खेतों जो खाली होते हैं, खाद हम जब क्या करते हैं, जैविक खेती का ज्यादा उपयोग करते हैं, तो हम रासायनिक खादों का उपयोग नहीं करते, हम उसकी जगह हरी खाद, गोबर खाद का उपयोग करते हैं। तो जहां हमारे पास समय पर्याप्त होता है तो हम हरी खाद का उपयोग कर सकते हैं। पता चल रहा है कि फसल बोने से पहले हमारा खेत अगर 1-1.5 महीने के लिए खाली है, तो हम क्या करते हैं, वहां पर सनई लगा देंगे। क्या कर देना है उस खेत में, आपको क्या कर देना है, सनई लगा देना है। सनई में जब फूल वाली अवस्था आ जाती है, तो ये फूल वाली जो अवस्था होती है लगभग 45 दिन में आ जाती है। तो याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि हरी खाद को कब दबाया जाता है, तो फूल वाली अवस्था में, फूल वाली अवस्था में। ठीक है, या दिन पूछा जाता है तो क्या लिखोगे, 45 दिन। क्या लिखोगे, 45 दिन में काट कर खेतों में दबा दिया। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, हरी खाद के लिए कौन कौन सी फसल का उपयोग किया जाता है, सनई, डेचा, बरसीम, लोबिया का उपयोग किया जाता है। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो फसल बोने के पहले हमारा खेत अगर 1-1.5 महीने के लिए खाली है, तो हम क्या करेंगे कि खेतों में सनई उगा लिया जाएगा। सनई उगा लेगा, 45 दिन हो या फुल वाली स्टेज में आ जाएंगी, तो इसे वापिस काट कर मिट्टी के अंदर क्या कर देना है, दबा देना है। पूरी तरह से मिट्टी के अंदर इसे रोटेट कर देंगे। जब ये सड़ेगी, गलेगी, तो वहां पर क्या उत्पन्न होगी, खाद बनेगी। और वही खाद यानी कि इस फसल के अंदर जो न्यूट्रिशन थे वो किसको मिलेंगे, आने वाली फसल या पौधों को प्राप्त होंगे। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, हरी खाद कहते हैं। सॉरी दोस्त। अब हरी खाद के लाभ, तो कम खर्च में पर्याप्त खाद तैयार हो जाती है भैया, क्योंकि थी फसल डाली है ना, जो भी पानी वानी पिलाया और खेतों में जोत दिया जाता था। मृदा में जीवांश पदार्थ की वृद्धि होती बराबर, क्योंकि जब पौधे कटकर वापस खेतों में मिलेंगे तो जीवांश पदार्थ की तो वृद्धि होगी होगी। पोषक तत्व अधिक स्थायी हो जाते हैं। मृदा के लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता में क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि उनको भी भोजन मिलेगा तो वो भी अपनी वृद्धि करेंगे। भूसरण की कम हो जाएगा, यह संभावना कम हो जाती है। भूक्षरण यानी सोइल इरोजन की हम बात कर रहे थे, जब भी जैविक खाद का उपयोग करेंगे तो भूक्षरण तो कम होगा ही होगा। ठीक है, तो ये हरी खाद के क्या हुआ भाई, हम लाभ बोल सकते हैं या महत्व बोल सकते हैं। हरी खाद की सीमाएं, अब सर हमने तो कहीं हमारे गांव में कहीं ऐसा हरी खाद का करते हुए देखा नहीं है। तो भाई इसलिए नहीं देखा क्योंकि हमारे को कुछ नहीं करना भाई, इतनी मगजमारी कौन करेगा। 50 किलो की बोरी उठाई, बाइक पे रखी और पूरे खेत में छिड़क दी, ये हो गई पूर्ति हमारे खाद की। तो हम ऐसा कर रहे हैं, हम हरी खाद का उपयोग नहीं कर रहे हैं। पर जब हमें कार्बनिक खेती पर हम मूव ऑन करेंगे तो हमें ये हरी खाद, गोबर खाद, केचुए की खाद का उपयोग करना ही पड़ेगा। अभी तो हमें सीधा सीधा खाना पसंद है भाई, क्या करना, भाई यूरिया डालो, डीएपी डालो, ये अभी अवेलेबल है हमारे पास, तो हम इनको खेत में उड़ा देते हैं। हरी खाद वाला झंझट हम नहीं करते, कितना कौन करेगा। पहले हमको पानी, तो हम खेत में पानी, हमारी फसलों को पानी नहीं पिला पा रहे हैं इतनी ठंड में, लाइट के चक्कर में कहीं ना कहीं पानी नहीं कर पा रहे हैं। तो सर आप और बोल रहे हो कि 1.5 महीने के लिए हरी खाद उगा लो, उनमें पानी डालो, पानी डालने के बाद फिर उसको काटो, काटे के बाद उसको वापस खेतों में लाओ, तो इतनी मगजमारी हमसे नहीं होगी, है ना, समझ में आ गई ना। इसलिए हम हरी खाद नहीं उगाते हैं। और आपने देखा होगा भाई, हरी खाद का उपयोग हम ज्यादातर नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं, उसका अभाव है, तो उसकी हम बोल सकते हैं सीमाएं। उसका क्या है, तो उपयुक्त हरी खाद की फसलों के बीजों के अभाव के कारण कुछ स्थानों पर किसान इसका उपयोग नहीं कर पाता। अब किसी किसान की अगर इच्छा है तो उसके पास मतलब बीज उपलब्ध नहीं हो पाते हैं व्यवस्थित, जल्दी पकने वाले या जल्दी बढ़ने वाले, ऐसे ग्रोथ वाले बीज नहीं मिल पाते हैं, तो भी नहीं उगा पाता है। शुष्क कृषि तथा कम वर्षा वाले क्षेत्र, अब जहां पानी की व्यवस्था ही नहीं है, पानी कम है, सीजनली पानी है, तो वो किसान भी हरी खाद नहीं लगा पाते हैं, तो उनके अभाव कम होते हैं। ठीक है, तो नमी के अभाव में क्या करते हैं, वो हरी खाद का उपयोग नहीं कर पाते हैं। अगला है
हरी खाद की फसलों को दबाने वाली कृषि यंत्रों का किसानों के पास, अब जिसके पास बेचारे के पास रोटावेटर नहीं है वो किराए से लाएगा, फिर उसको सॉरी दबाएगा, तो वो क्या होगा भाई, उसको महंगा पड़ जाएगा। तो उसके पास अगर साधन नहीं है तो भी हरी खाद वो नहीं लगा पा रहा है। हमारे देश में प्रति व्यक्ति जोत कम है, अतः किसान केवल सब्जी एवं अनाज वाली फसलों ही उगाता है। तो जोत का क्षेत्रफल मतलब हमारे यहाँ पर जो किसान है वो छोटे छोटे किसान है, ठीक है ना, 2 5 10 बीघे वाले ज्यादा किसान है, तो वो हरी खाद वाले झंझट में नहीं पड़ते, वो डायरेक्टली अपने हरी खाद की जगह, भाई कोई किसान सोचेगा यार हरी खाद काटूंगा ना वो होगा, इससे अच्छा 45 दिन में मैं मेथी तैयार करके बेच दूंगा 5 25 50 हजार रुपए की, है ना, तो वो भी नहीं लगाता है। जलवायु संबंधित विषमताओं के कारण हरी खाद की फसलों को उगाने में बाधा आती है, ठीक है, कई बार पानी नहीं मिल पाना, मौसम बिगड़ जाना, तो हरी खाद उगाने में हम क्या होते हैं, असक्षम होते हैं। तो ये हो गया हमारे खाद वाला चैप्टर भाई दोस्त कंप्लीट, ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना सभी को। वाचिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग, ठीक है, तो मिलते हैं अच्छी बोर्ड की तैयारी, मैं आशा करता हूं आप सब लोग बोर्ड की तैयारी अच्छी कर रहे होंगे और अच्छा रिजल्ट आप लेकर आएंगे, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें, ठीक है। मिलते हैं कल। वंदे मातरम।